दोस्तों आपने एक गाना तो सुना ही होगा, सोना कितना सोना है। इस गाने की सार्थकता 2025 में समझ में आई है। ऐसा क्यों? आप देखिए, चार्ट को देखिए। फरवरी 2024 से सितंबर 2025 तक सोने की जो कीमतें हैं 100% से भी ज़्यादा बढ़ी हैं। मतलब 100 साल की अगर आप सोने की प्राइस की हिस्ट्री देखते हैं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि केवल 18 महीने के अंदर अंदर सोने की प्राइसेस 100% से भी ज़्यादा बढ़ी हों। जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जितने भी भविष्य करने वाले लोग हैं और जितने भी बाबाज हैं, कोई भी सोने के बारे में ऐसी कोई भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन कर ही नहीं पाया। अब सोने को लेके दो तरह के लोग हैं। पहले तरह के लोग हैं वो बोलते हैं कि सोना आगे चढ़ता ही जाएगा, चढ़ता ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये डेटा दिखाता हूँ। ये एक गोल्ड माइनिंग एक कंपनी है, उसके टॉप एग्जीक्यूटिव हैं। दिन रात इनका यही काम है। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि सोना अभी एक साल के अंदर अंदर मतलब अक्टूबर 2026 तक $5,000 पर आउंस, जो कि अगर आप उसको भारतीय करेंसी में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो निकल के आता है तकरीबन 1,58,000 पर 10 ग्राम की प्राइस इनके हिसाब से हिट करेगा। और इनका यह भी मानना है कि 2030 तक मतलब अगले 5 साल में ये डबल हो जाएगा। मतलब 1,58,000 का अगर हम डबल करें तो 3 लाख भी क्रॉस कर सकता है। ये इनका प्रेडिक्शन है। ये गोल्ड माइनिंग के एग्जीक्यूटिव हैं, इनका एक आर्टिकल आया था। तो इस तरह के लोग हैं जो बोलते हैं कि गोल्ड जो है आगे कंटिन्यू करेगा अपनी चढ़ाई। दूसरे तरह के लोग हैं वो ये बोलते हैं कि नहीं, अभी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गई है, थोड़ा से गोल्ड के प्राइसेस में करेक्शन होने वाले हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये 10% करेक्शन हो सकता है, 15% करेक्शन हो सकता है। तो इस तरह के दूसरे तरह के लोग हैं। अगर आप टोटली कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए, गोल्ड खरीदना चाहिए, गोल्ड बेचना चाहिए, गोल्ड को होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ माइंड बॉगलिंग डेटा दिखाने वाला हूँ। मेरा उद्देश्य है कि आप डेटा को समझें। अगर आप डेटा को समझेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से गोल्ड के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप अगर मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है राहुल जैन। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करता हूँ और इस चैनल के थ्रू अब मैं हिंदी में वीडियोस बना रहा हूँ। और हिंदी में वीडियोस बनाने का मेरा एक उद्देश्य मेन है, और ये मेन उद्देश्य ये है कि मैं चाहता हूँ कि भारत में छोटे गांव, छोटे शहरों में जहाँ लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, उन तक ये वीडियोस पहुँचे, जिससे उनको भी पता लगे, आसान भाषा में, हिंदी में समझ में आए कि चल क्या रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मैं आपको सारी गोल्ड की अब कहानी समझाता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लंबी अवधि के लिए मतलब 5 साल 8 साल के लिए कैसा गोल्ड का आउटलुक बनता है। उसके लिए बहुत ही सिंपल हमें ये समझना पड़ेगा कि गोल्ड की सप्लाई कितनी है अभी मार्केट में और उसकी डिमांड क्या है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई ही गोल्ड की प्राइस तय करते हैं। सबसे पहले सप्लाई को देख लेते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही सिंपल चार्ट आपको दिखेगा। आपको ये पता लगेगा कि गोल्ड की जितने भी खाने हैं जहाँ से हम माइन करते हैं, खदानों से गोल्ड को निकालते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत ही रेयर हैं। गोल्ड की नई माइंस को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। इसी के चलते आप देखिए 2016 से 2024 तक अगर आप ये ब्लू लाइंस को देखेंगे तो तकरीबन 3,000 टन का एनुअल प्रोडक्शन गोल्ड का होता है। वो उतना की उतना ही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। थोड़ा बहुत गोल्ड जो कि आप रेड कलर में दिख रहा है वो रिसाइकल होता है, लेकिन मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो गोल्ड की जो सप्लाई साइड है वो बहुत ही कॉन्स्टेंट है, मतलब उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। अब अगर डिमांड सोने की ज़्यादा है और सप्लाई कम है या लिमिटेड है या उतनी ही है तो क्या होगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे सोने के भाव बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये डिमांड आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कौन खरीद रहा है ये सोना। कुछ लोग बोलते हैं कि यार ज्वेलरी की वजह से सोने की डिमांड बढ़ रही है, हमारे वेडिंग्स होती है इंडिया में, शादियों का सीजन चलता है, उसमें डिमांड बढ़ती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कौन सोने को खरीदता है? कुछ लोग बोलते हैं कि यार सेंट्रल बैंक्स खरीद रही हैं, वो भी लोगों को कम पता है। हाँ, सेंट्रल बैंक्स खरीद रही हैं। जो मेन कारण इसका है वो हमें समझना है और वो मैं आपको डेटा से समझाना चाहता हूँ। पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया, अभी एक स्ट्रक्चरल चेंज इस पूरी दुनिया में हो रहा है जो आपको समझना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन खरीद रहा है गोल्ड को। 3-4 बड़े बड़े बायर्स हैं मार्केट में जो गोल्ड को धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। पहला बायर आता है टेदर। टेदर एक यूएस क्रिप्टो करेंसी है, आप इसको गूगल करिए। और अगर मैं आपको इसका डेटा दिखाता हूं, Q2 2024, क्वार्टर 2 ऑफ 2024 से अगर आप इसकी गोल्ड बाइंग देखिए इसके, तो इसके रिजर्व जो मतलब 40 से 50 टन के आसपास थे, अब वो बढ़कर देखो 100 टन के आसपास हो गए हैं। मतलब इसने इतनी बाइंग करी है पिछले 3 से 4
क्वार्टर्स में, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब टेदर इतनी सारी गोल्ड की बाइंग क्यों कर रहा है? क्योंकि ये इन्होंने एक नई करेंसी लॉन्च करी है, क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी है, जिसको ये टेदर गोल्ड करेंसी बोलते हैं, और उस करेंसी को ये गोल्ड से बैक कर रहे हैं। तो यहां पे हो क्या रहा है कि क्रिप्टो करेंसी गोल्ड से बैक हो रही है, राइट। इसकी वजह से ये लोग बहुत खरीद रहे हैं। इन्होंने इतनी गोल्ड की बाइंग करी है, अगर मैं आपको ये डेटा दिखाऊं 2025 का Q3 का आप डेटा देखिए, जो रेड बार आप देख रहे हैं वो है टेदर की बाइंग। 26 टन का गोल्ड इन्होंने खरीदा है अकेले। जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं आप उनको देखिए, ब्लू में दिखेंगी आपको, कजाकिस्तान है, ब्राजील है, टर्की है, इन्होंने कम बाइंग करी है और टेदर ने 26 टन की बाइंग करी है। पूरे भारत में बहुत कम लोग हैं जिनको ये मालूम भी है कि टेदर कोई क्रिप्टो करेंसी है और वो धड़ाधड़ गोल्ड को खरीदे जा रहे हैं। ये कंटिन्यू करेंगे आगे गोल्ड को खरीदना मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि इनको अपनी करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी को अच्छे से लॉन्च करना है, स्टेबलाइज करना है। इस वजह से ये कंटिन्यू करेंगे उस करेंसी को गोल्ड से बैक करने के लिए। और ये भी हो सकता है कि बहुत और सारे करेंसी जो प्रोवाइडर हैं, क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइडर्स हैं, हो सकता है वो लोग भी गोल्ड को खरीदना चालू करें, ऐसा पॉसिबल है। तो एक तो ये बायर हुए टेदर, इसका आपको समझ में आना चाहिए। दूसरे बायर हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स। अब ये भी किसी को मालूम ही नहीं है, मैं आपको डेटा दिखाता हूं। प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो गोल्ड ईटीएफ्स धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। देखिए डेटा देखिए आप, 2024 और 2025, 2024 के पहले 6 महीने में $7 बिलियन की बाइंग हुई गोल्ड ईटीएफ्स में। 2024 के सेकेंड हाफ में, मतलब बाकी 6 महीनों में, $10 बिलियन की बाइंग हुई गोल्ड ईटीएफ्स में। तो 2024 में टोटल बाइंग कितनी हुई? $17 बिलियन। अब 2025 का डेटा देखिए, 2025 में सितंबर तक, मतलब कि पूरा साल भी नहीं हुआ, और $64 बिलियन की बाइंग हुई गोल्ड ईटीएफ्स में, जो कि तकरीबन 4 गुना निकल के आता है। मतलब 2025 में गोल्ड की जो प्राइसेस बढ़ी हैं, इसका एक मुख्य कारण है गोल्ड ईटीएफ। मतलब इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें गोल्ड ईटीएफ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने धड़ाधड़ गोल्ड ईटीएफ्स को खरीदा है और इसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी हैं। अब ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स अचानक से इतना गोल्ड को क्यों खरीद रहे हैं? इसके 3-4 मेन कारण हैं जो आपको समझना चाहिए। पहला कारण तो यह है कि ट्रंप साहब ने ऑनगोइंग इतना ट्रेड का इश्यूज क्रिएट किए, टैरिफ्स डाल दिए, अनसर्टेनिटी डाल दी, अनिश्चितता हो गई पूरे वर्ल्ड में, इकोनॉमीज का क्या होगा, जीडीपीज का क्या होगा, जियोपॉलिटिकल रिस्क्स खड़ी हो गई। उसके चलते प्राइवेट इन्वेस्टर्स सोने को खरीदने लगे। दूसरा, डॉलर की जो मनमानी थी वो धीरे धीरे अब कम हो रही है, डॉलर वीक हो रही है धीरे धीरे। इसके चलते लोगों को लगा यार कि कुछ ऑल्टरनेट करेंसी होनी चाहिए, केवल डॉलर को रिजर्व रख के काम नहीं चलेगा, आपको रिजर्व में गोल्ड भी रखना पड़ेगा। इसी वजह से गोल्ड की बाइंग काफ़ी हुई है और ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहेगा मेरे हिसाब से। तीसरा क्या है, बॉन्ड यील्ड्स कम मिलने वाली हैं लोगों को, क्योंकि रेट कट चल रहे हैं थ्रू आउट द, आप इकोनॉमीज अगर देखेंगे, यूएस में भी रेट कट्स चल रहे हैं, भारत में भी हमारे रेपो रेट को कम किया गया है। इसके चलते लोगों को लगता है कि बॉन्ड्स की जो रिटर्न है वो कम होगी, मतलब लोग बॉन्ड से पैसा निकालेंगे और थोड़ा थोड़ा उन्होंने गोल्ड में डालना चालू किया है। और चौथा है कि जब गोल्ड की प्राइस बढ़ने लगती है ना, तो फोमो क्रिएट हो जाता है, बाकी सारे लोग खरीदने लग जाते हैं कि यार सब लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, हम भी गोल्ड खरीदेंगे। इसके चलते गोल्ड ने मोमेंटम पकड़ा है और वो मोमेंटम अभी कंटिन्यू है। तो ये मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टर्स गोल्ड को खरीद रहे हैं। अब आती है तीसरे बायर की बारी, जो कि है सेंट्रल बैंक्स। अभी आप चार्ट देखिए, जो ब्लू बार्स आपको दिखाई देते हैं इसका मतलब है कि कितना सेंट्रल बैंक्स ने बाई किया है, पर्पल बार्स आपको ये दिखाते हैं कि कितना उन्होंने सेल किया है गोल्ड को। अब यहाँ पर आप एक डेटा देखिए, 2023 में सबसे ज़्यादा बाइंग करी थी सेंट्रल बैंक्स ने, 2025 में उन्होंने कम बाइंग करी है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि सेंट्रल बैंक्स की वजह से ये सोने के भाव इतने बढ़े हैं, ऐसा सही नहीं है। 2025 में उनकी वजह से नहीं हुआ है, मेन बाइंग जो हुई है वो टेदर की वजह से हुई है और दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टर्स की वजह से हुई है। हाँ, सेंट्रल बैंक्स ने भी सोना खरीदा है। किस किस सेंट्रल बैंक ने सोना खरीदा है मैं आपको दिखाता हूँ डेटा। यहाँ पर देखिए डेटा, पोलैंड ने सबसे ज़्यादा सोना खरीदा 2025 में, अगस्त 2025 तक का डेटा है ये। पोलैंड ने सबसे ज़्यादा सोना खरीदा है, 60 टन से भी ज़्यादा। उसके बाद अजरबैजान, कजाकिस्तान, चाइना ने बहुत खरीदा है, टर्की ने बहुत खरीदा है, ये सारी कंट्रीज़ ने खरीदा है। भारत ने भी थोड़ा सोना खरीदा है पर उतना नहीं खरीदा है। कुछ देशों ने तो सोना बेचा है, फॉर एग्जांपल रशिया ने बेचा है, मे बी वॉर को उन्होंने करने के लिए, फंड करने के लिए। इंडोनेशिया ने, सिंगापुर ने, उज्बेकिस्तान ने बेचा है। तो कुछ कंट्रीज़ ने यहाँ पर बेचा है। मेरे हिसाब से कंट्रीज़ रिग्रेट करेंगी जिन्होंने सोना बेचा है, क्योंकि सोने के भाव लंबी अवधि के हिसाब से अभी भी बुलिश ही ट्रेंड यहाँ पर दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि लंबी अवधि के लिए सोने का क्या एक आउटलुक बनता है। तो इसके लिए ना एक चार्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। ये चार्ट में 2 लाइंस दिखाई देंगी आपको, एक तो पिंक लाइन है और दूसरा पर्पल लाइन है। जो पिंक लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने कितना गोल्ड टोटल वेल्थ का रखा है अपना। तो अगर 1980 की बात करें तो इनकी टोटल वेल्थ का तकरीबन 8%
गोल्ड हुआ करता था। अब ये धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ, सालों दर साल डिक्लाइन होता हुआ सन 2000 में तकरीबन 1% रहा, सन 2010 से थोड़ा बढ़ा 2% होने लगा, अब जाकर 2025 में ये बढ़कर तकरीबन 3% हुआ है। तो ऐसा पॉसिबल है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स ये 3% जो इनका कंट्रीब्यूशन है गोल्ड का इनकी वेल्थ में, हो सकता है वापस 1980 के 8% तक पहुंचे, और अगर ऐसा होता है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। दूसरा, अगर आप देखेंगे सेंट्रल बैंक्स, तो जो पर्पल चार्ट है इसको देखते हैं, 1980 में सेंट्रल बैंक्स का तकरीबन 60% उनकी जो वेल्थ है वो गोल्ड रिजर्व में हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद सालों साल ये घटती गई। अब देखिए 2010 में तकरीबन 10 से 11% के बीच में ये यहाँ पर था। अब 2025 में ये वापस से पहुंच गया तकरीबन 20% के आसपास। क्या सेंट्रल बैंक्स और गोल्ड खरीदेंगे? खरीद सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। सो अगर सेंट्रल बैंक्स सोने की खरीदारी और करते हैं कंटिन्यूसली, लेट्स से अगले 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में, तो कोई डाउट नहीं है कि इसकी वजह से भी सोने के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे लंबी अवधि के लिए ऐसा लगता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स और अगर जो ये सेंट्रल बैंक्स हैं ये कंटिन्यू करें बाइंग, तो प्राइसेस बढ़ेंगी। और मुझे ये लगता है कि अगले 5 साल बाद 2030 में अगर आप गोल्ड की प्राइसेस देखेंगे तो जो आज के भाव हैं उनसे कहीं ज़्यादा प्राइसेस बढ़ने की संभावनाएं हैं। अगर कोई प्रेडिक्शन तो कर नहीं सकता, लेकिन संभावनाएं हैं। लेकिन अब आते हैं कि छोटी अवधि मतलब शॉर्ट टर्म में, मतलब आगे 6 महीने में, 1 साल में क्या हो सकता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। आपको जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि हर साल अगर गोल्ड की टोटल बाइंग 1300 टन के आसपास अगर पहुंचती है, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 2011 में तकरीबन 1300 टन के आसपास अगर गोल्ड पहुंचा तो उसके बाद गोल्ड खरीदना बंद कर देते हैं पब्लिक। तो इसका मतलब 1300 टन के बाद गोल्ड की बाइंग रुक जाती है। देखिए वापस से गोल्ड की बाइंग रुक गई, यहाँ पर 2013 में कम हो गई, 2015-17 में भी कम हो गई, 2025 में ऑलरेडी ये 1300 टन के आसपास पहुंच चुकी है। तो हो सकता है टेक्निकली शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा करेक्शन गोल्ड की प्राइस में हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। वो कितना करेक्शन हो सकता है? 10%, 5%, 20%। ऐसा नहीं है कि गोल्ड क्रैश होकर 50% कम हो जाएगा, 40% कम हो जाएगा। मेरे हिसाब से मुझे वो पॉसिबिलिटीज बहुत कम लगती हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमें अब सोना खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, कितनी रिस्क है सोने में। तो मैं आपको अगेन एक डेटा चार्ट दिखाता हूं और ये भी बताता हूं कि पर्सनली मुझे कहां लगता है गोल्ड की प्राइस खरीदने में मुझे कंफर्ट आएगा। तो इस चार्ट को देखिए, ये है गोल्ड की प्राइसेस यूएस डॉलर्स में, और जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको कहते हैं 200 डेज मूविंग एवरेज। ये क्या होता है कि अगर मैं आज से पिछले 200 दिन वापस जाऊं और 200 दिन में जो हर दिन सोने की क्लोजिंग प्राइस रही है उसका मैं अगर एवरेज लूं, वो अगर उसको प्लॉट करूं तो मुझे ये येलो लाइन मिलेगी। तो अगर आप इस चार्ट को केयरफुली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फरवरी 2024 से गोल्ड की जो प्राइस है, जो कैंडल स्टिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 200 मूविंग डे एवरेज से काफ़ी ऊपर है, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि जब भी ऐसा हुआ है कि गोल्ड की प्राइसेस 200 मूविंग डे एवरेज से काफ़ी ऊपर चली जाती हैं तो गोल्ड में थोड़ा करेक्शन पॉसिबल है। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, ऐसा पिछली हिस्ट्री में हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये डेटा देखिए आप 2019 के आसपास, 2020 के आसपास। यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल स्टिक्स हैं 200 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही देखिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई तो गोल्ड की प्राइसेस करेक्ट हो गई, यहाँ पे करेक्शन हो गया, यहाँ पे फिर एक साइडवेज मूवमेंट हुआ, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे वापस से करेक्शन हो गया, ये हुआ 2022-23 के आसपास। अगर मैं आपको इससे भी पहले जाऊँ और हिस्ट्री दिखाऊँ, सो लेट्स गो हियर समवेयर, लेट्स से 2009 के बाद जो गोल्ड में रैली आई थी, राइट, उस वक्त भी आप देखिए कैंडल स्टिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर है सोने की 200 डे मूविंग एवरेज से। उसके बाद क्या हुआ, इवेंचुअली यहाँ पे काफ़ी डीप करेक्शन हो गया। तो जब भी सोने के प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर हैं 200 डे मूविंग एवरेज से, तो ऐसा पास्ट में देखने में आया है कि सोने की प्राइस में काफ़ी करेक्शंस हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, रिवॉर्ड कम लगता है शॉर्ट टर्म में। अगर मैं छोटी अवधि की बात करूँ, पिछले 6 महीने में, 1 साल में फ्लक्चुएट हो सकती है गोल्ड की प्राइसेस, करेक्शन थोड़ा बहुत हो सकता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी यही है कि मैं थोड़ा सा इसको 200 डे की जो मूविंग एवरेज है उससे कंपेयर करके चलता हूं, और जब भी मुझे लगता है कि हाँ ऑलमोस्ट उसके पास में आ गई है तो मतलब कि एसआईपी करने में थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कंफर्ट आता है। ऑफ कोर्स ये आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। और हाँ, जो लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि यार अभी हमें सोने को बेच देना चाहिए, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अगर सोने को बेच देते हैं अभी, तो आप उस पैसे का करेंगे क्या। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो बात समझ में आती है,
लेकिन अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, इस बात की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप सोने को बेचें मेरे हिसाब से। चलिए मैं अब आपको ये बताता हूं कि अगर आपको कभी भी सोने में निवेश करना हो तो आपके ऑप्शंस क्या हैं। मेरे हिसाब से अच्छा एक ऑप्शन है वो है गोल्ड ETFs। तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में 1-2 मिनट में बताता हूं। तो आप मेरे स्क्रीन पे अभी टोटल 23 गोल्ड ETFs देख सकते हैं। ओके, इनको मैंने अरेंज किया है सबसे ज़्यादा जो ट्रेडेड गोल्ड ETFs हैं। ETFs क्या होते हैं ये आपको होपफुली मालूम ही होगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ऐसा समझिए कि एक म्यूचुअल फंड को आपने एक्सचेंज पे ट्रेड करने के लिए यूनिट क्रिएट किए जिनको हम ETFs कहते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आप समझना चाहें तो ये हैं टोटल 23 गोल्ड ETFs और इनको मैंने अरेंज किया है सबसे ज़्यादा जिनकी ट्रेडिंग हुई है वॉल्यूम वाइज लास्ट 3 महीने में। तो फॉर एग्जांपल टाटा का आता है नंबर 1 पे, दूसरा आता है निप्पॉन, तीसरा आता है SBI, चौथा आता है ज़ीरोधा। अगेन ये इसमें कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, आप अपनी रिसर्च करिए, मैं तो सिंपली आपके साथ कुछ डेटा शेयर कर रहा हूँ गोल्ड ETFs के बारे में। तो ये लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 3 मंथ एवरेज वॉल्यूम। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि जितना ज़्यादा गोल्ड का ETF ट्रेड करेगा उतनी ही कम इम्पैक्ट कॉस्ट होती है, आपके एक्सपेंसेस कम होते हैं उसकी वजह से। दूसरा आता है एक्सपेंस रेशियो। तो आप एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, इन सब के डेटा मैंने दिया हुआ है। अगर मैं इनको अरेंज करूँ लो टू हाई, सो लेट्स से लो टू हाई, ज़ीरोधा का नंबर 1 आता है, मेरा ही एसेट आता है, एंजल 1 आता है, टाटा आता है। तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। 3 मंथ एवरेज वॉल्यूम किसका ज़्यादा है? सो लेट मी गो बैक हियर, 3 मंथ एवरेज वॉल्यूम टाटा का है, उसमें फिर आप एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं। रिटर्न्स इन सभी के ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 साल सभी गोल्ड ETFs ने कंप्लीट नहीं किए हैं, बट जिन्होंने भी कंप्लीट किए हैं आप उनके रिटर्न्स देख सकते हैं, बहुत ही सिमिलर रिटर्न्स होते हैं बिकॉज ये सभी गोल्ड ETFs गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। एक और चीज आपको देखनी चाहिए गोल्ड ETFs को पिक करने से पहले, वो है INAV, इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू। मैं दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल टाटा म्यूचुअल फंड का आप देख सकते हैं NSE की वेबसाइट पे क्लोजिंग प्राइस एज ऑफ 4 दिसंबर क्या है? 12.44 पर ETF, राइट। अब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर इंडिकेटिव NAV मिलेगा 12.51। तो मतलब इसकी अंडरलाइंड वैल्यू जो है वो है 12.51 और ट्रेडिंग प्राइस इसकी है 12.44। मतलब ये अपनी अंडरलाइन वैल्यू से कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, मतलब आपको प्रीमियम नहीं देना पड़ रहा है। इसी तरह से आप सारे बाकी जो जितने भी गोल्ड ETFs हैं उनका जाके INAV NSE की वेबसाइट पे देख सकते हैं। ट्रेडिंग प्राइस और INAV को कंपेयर करिए, अगर INAV कम है, ट्रेडिंग प्राइस ज़्यादा है, तो मतलब आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब आपको नहीं खरीदना चाहिए आइडियली। और अगर INAV ज़्यादा है, ट्रेडिंग प्राइस कम है, इसका मतलब आप डिस्काउंट पे वो ETF ले रहे हैं, तो मतलब आपके लिए वो बेटर है। तो इस तरह से आप गोल्ड ETFs में निवेश कर सकते हैं। ये डेटा चेंज होता रहता है, तो मुझे नहीं मालूम आप वीडियो कब देख रहे हैं, आप खुद से ये डेटा निकाल सकते हैं और आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में गोल्ड के बारे में काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू डाल दीजिए, मेरे लिए एक सॉलिड मोटिवेशन बन जाते हैं आपके थैंक यूज़। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने जितने भी भाई बंधु, रिश्तेदार, सब दोस्त वगैरह सबके साथ ये वीडियो शेयर करिए। सबको समझ में आना चाहिए कि गोल्ड में अभी चल क्या रहा है, जिससे सबको समझ के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना आ जाए। मैं आपको अपनी अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।